Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome to your science classes. Students, I am your science teacher, and from now on, I'll be teaching you all science. So, start करते हैं with our very first chapter, that is nutrition in plants. So, now बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से we obtain nutrition from the plants and plants जो है वो भी अपना food जो है वो कैसे बनाते हैं. So now let's see the highlights of this chapter. So here we are going to start with the spotlight, and in the spotlight we have certain points, and ये points जो है वो हमको chapter completion तक काफी अच्छे से समझ आ जाएंगे. So first of all we have define autotrophic nutrition and explain the process of photosynthesis in plants. So now बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में एंड किस तरह से प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. सो हम सब लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में जरूर पता होगा, बट इसका प्रोसेस क्या होता है हम लोग ये समझेंगे. So now second we have perform basic experiments like illustrating photosynthesis. So now बच्चों इसके बाद हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं एंड इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना जो है वो सीखेंगे. Recognize the role of specific plant parts, example leaves, chloroplast in photosynthesis. Then इसके बाद हम लोग हमारे plant parts के कुछ roles जो है वो पढ़ेंगे, जैसे कि leaves के क्या role होते हैं, roots के क्या role होते हैं, stems का क्या role है, chloroplast का क्या function है, हम इन सारे different parts के बारे में सीखेंगे. Then explain heterotrophic modes of nutrition in plants. So now बच्चों इसके बाद हम लोग हमारा दूसरे type of nutrition पढ़ने वाले हैं. पहला हम लोग autotrophic के बारे में पढ़ेंगे. After that we have heterotrophic mode of nutrition, and heterotrophic mode of nutrition जो है वो हम लोग plants के अंदर भी पढ़ने वाले हैं. Then relate nutrient significance to overall plant growth and development. So इसके बाद बच्चों हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए. सो हम लोग उन सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे. So now students, here we have boot up. So now we have observe the given pictures carefully and write key nutrients found in each of the food item. So हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे food items दे रखे हैं and हमको यहाँ पर key nutrient जो है वो बताना है हमारे हर एक food item के अंदर. तो बच्चों अब हमको क्या करना है, हमारे यहाँ पर हम लोगों को जितनी भी पिक्चर्स दिखा रखी है हमको इनके की न्यूट्रिएंट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है पोटैटो, एंड पोटैटो में सबसे ज्यादा क्या मिलता है हमको, कार्बोहाइड्रेट. तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. देन बच्चों नेक्स्ट हम लोगों से बात करी गई है चीज की, एंड चीज हम सबको बहुत ज्यादा पसंद होता है, राइट. बट चीज खाने से हमको मिलता क्या है, हमको किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. सो चीज में हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स एंड फैट्स. देन बच्चों अगर हम बात करें नट्स की, सो आप लोगों ने सुना होगा हमारे पेरेंट्स हम सबको क्या बोलते रहते हैं कि हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए. एंड ऐसा क्यों, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स इनके अंदर भी कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वी हैव प्रोटीन्स एंड फैट्स. देन बच्चों अगर हम बात करें ब्रेड्स की, सो ब्रेड्स में हम लोगों को किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स. सो बच्चों ये क्या है, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो कि मेनली हमारे इन फूड आइटम्स के अंदर प्रेजेंट है. सो नाउ अब आप लोगों को बताना है कि आपका फेवरेट फूड आइटम क्या है. सो आप सब लोग अपने फेवरेट फूड आइटम का नाम जो है वो यहाँ पर लिखोगे. सो देन हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर यू अवेयर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन योर फूड. सो नाउ इसके बाद हमें ये बताना है जो भी आपका फेवरेट फूड आइटम है, क्या आपको उनके अंदर के न्यूट्रिएंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता है. सो आपको वो सब यहाँ पर लिखनी है. So now बच्चों let's move forward, and we have the food we eat is fundamental to our survival and well-being. So बच्चों हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो सारा का सारा खाना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम उस खाने की वजह से ही सरवाइव कर पा रहे हैं एंड हमारी बॉडी भी जो है वो खाना खाने की वजह से ही फिट एंड हेल्दी है.
सो इट प्रोवाइड्स द एनर्जी एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल। सो होता क्या है खाना खाने से, हम लोग क्यों खाना खाने को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? क्योंकि खाना खाने से ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, एंड इवन इस खाने के अंदर ही सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो लेट्स सी न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। Nutrients such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals play a crucial role in growth. So बच्चों हमारे पास कुछ nutrients है जैसे कि carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, and ये सारी की सारी चीजें हमारी growth के लिए बहुत ही ज्यादा important है। So, besides that, repairing tissues and sustaining vital functions of the body. So, अब हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है ही, बट अगर हमारे बॉडी के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, सो इन दैट केस ऑल्सो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। एंड अगर हमारी बॉडी के कुछ वाइटल फंक्शंस है, एंड ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर वाइटल फंक्शंस होते हैं, सो उन वाइटल फंक्शंस, उन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी हमको इन न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। So the modes of nutrition across living varies across living beings. For example, plants exhibit autotrophic nutrition and manufactures their own food through photosynthesis, while animals, including humans, rely on heterotrophic nutrition and obtain food from other organisms. So in this chapter, we will study about different modes of nutrition in plants. So now बच्चों हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि हम सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारी बॉडी को ग्रो करवाने के लिए, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए, बट ऑर्गेनिजम्स इन न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कैसे करते हैं, वो सारे लोग इन न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर ले कैसे पाते हैं। सो बच्चों अगर हम बात करें प्लांट्स की, सो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि ये सेल्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। बट अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉफ्स की, सो हेट्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स यानी कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये लोग क्या करते हैं, ये अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जिनसे ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर पाते हैं। सो अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि प्लांट्स एग्जिबिट करती है। So now बच्चों here we have pick up more. So just like buildings are made of bricks, living organisms are made up of tiny units called cells. Cells are so small that we can see them only with a microscope. So now बच्चों जिस तरीके से हमारी घर की बिल्डिंग्स, हमारी घर की दीवारें किससे बनी हुई है, ब्रिक्स से बनी हुई है, राइट। सो क्या हमारा घर बिना ब्रिक्स के बन सकता था? नहीं। सो उसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी बॉडी किससे बनी होती है, छोटे छोटे यूनिट्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स। अब ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप। So some organisms have just one cell while others have many. So अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास तो क्या होता है, खाली एक ही सेल होता है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। सो बच्चों आप लोग ये गेस करो कि क्या हमारे पास एक सेल है या बहुत सारे सेल है। सो ऑब्वियसली हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स है, राइट। सो ईच सेल इज कवर्ड बाय थिन लेयर कॉल्ड thin outer layer called cell membrane. So now बच्चों हर सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे पास क्या है, एक थिन आउटर लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ऑल्सो हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सो इनसाइड मोस्ट सेल्स round central part called the nucleus is present. The nucleus is surrounded by a jelly like substance called cytoplasm. So now बच्चों हर सेल के अंदर क्या होता है, हर सेल के अंदर हमको सेंटर में एक राउंड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। एंड इस न्यूक्लियस के आसपास एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सो ना बच्चों मैं आपके लिए यहाँ पर एक रफ डायग्राम जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। So now बच्चों here you all can see that we have this structure and then इसके just center में हमारे पास क्या होता है, एक round structure और होता है। So इस round structure को ही हम लोग क्या बोलते हैं, nucleus. So this is our nucleus, right?
ना बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से क्या होता है, हमारे पास कुछ जेली लाइक सब्सटेंस हमारे न्यूक्लियस के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो बच्चों, ये बहुत एक ही रफ डायग्राम है, खाली आपको जो लिखा है उसका एक विजुअल दिखाने के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो नाउ बच्चों, in plants or autotrophs, the primary mode of nutrition is autotrophic nutrition, in which they produce their own food through photosynthesis. So now बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं modes of nutrition की plants के अंदर। So plants यानी कि autotrophs, इनका प्राइमरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। सो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन। सो प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे होते हैं, एंड जिस प्रोसेस से ये अपना खाना खुद बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। However, some plants known as heterotrophs also exhibit heterotrophic nutrition. Now बच्चों, अगर हम बात करें कुछ दूसरे प्लांट्स की, जैसे कि हम लोग कुछ और प्लांट्स को भी जानते हैं जो कि हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, एंड हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि वो लोग दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपना न्यूट्रिशन के लिए, अपना खाने के लिए। सो लेट अस रीड अबाउट देम इन डिटेल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। So बच्चों, autotrophic mode of nutrition is a fundamental process in plants. It allows them to produce their own food using sunlight, water and carbon dioxide. So now बच्चों, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस है। सो इस न्यूट्रिशन में होता क्या है, इस प्रोसेस में होता क्या है, प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। बट वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वो सनलाइट यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, एंड इन सारी चीजों से वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं। सो थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट कन्वर्ट दीज रॉ मटेरियल्स इनटू ग्लूकोज, अ टाइप ऑफ शुगर दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो नाउ बच्चों, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इन रॉ मटेरियल्स को यानी कि सनलाइट को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इन सारी चीजों को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के अंदर। एंड ग्लूकोज है क्या, ग्लूकोज एक टाइप का शुगर होता है जो कि हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। So this process not only sustains the plant itself but contributes to ecosystem also by producing oxygen and forming the base of the food chain. By harnessing solar energy and converting it into chemical energy, autotrophic nutrition enables plants to thrive independently and support other life forms on earth. So now बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में, कि प्लांट्स क्या यूज कर रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं, सनलाइट यूज कर रहे हैं, और इन तीनों को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर वो अपना एक फूड बना रहे हैं। एंड वो फूड क्या है, ग्लूकोज। सो ग्लूकोज एक टाइप का शुगर है जो कि हमारे प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड बिसाइड्स दैट, ग्लूकोज बनाने के साथ साथ वो हमको एक और यूजफुल चीज दे रहे हैं। सो वो क्या है, वो है ऑक्सीजन। सो नाउ अब इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स ने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया है केमिकल एनर्जी के अंदर, क्योंकि हमारे फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, केमिकल एनर्जी। सो इस तरह से प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड प्लांट्स की वजह से ही लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि प्लांट्स ही सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं, सबको फूड बना कर दे रहे हैं। सोने की वजह से लाइफ जो है वो सस्टेन कर पा रही है। So now students, here we have pick up more. So the word nutrition is derived from Latin word nutrire, which means to feed, nurse, सपोर्ट एंड प्रिजर्व। सो नाउ बच्चों, वर्ड न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, वर्ड न्यूट्रिशन जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रायर, एंड इसका मतलब क्या होता है, टू फीड, टू नर्स, यानी कि ये क्या करता है, ये सपोर्ट करवा रहा है, ये प्रिजर्व करवा रहा है, ये फीड करवा रहा है। Essentially, nutrition refers the variety of ways in which body uses the food. So now बच्चों, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ये वेराइटीज ऑफ वेज है जिससे हमारी बॉडी जो है वो फूड को यूज कर पाती है। Now बच्चों, next we have photosynthesis. So the word
फोटो मीन्स लाइट. सो फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट. एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू बिल्ड. सो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट की हेल्प में कुछ चीजों को बिल्ड करते हैं, कुछ चीजों को बनाते हैं. सो फोटोसिंथेसिस बच्चों एक बहुत ही वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स, एल्गे एंड कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं? वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में. सो नाउ बच्चों, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन परफॉर्म कर पा रहा है? हमारे ग्रीन प्लांट्स, कुछ एल्गे एंड कुछ बैक्टीरियाज. एंड ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं? ये लोग लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में. सो नाउ अब आप लोग यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि लाइट केमिकल में कैसे कन्वर्ट हो जा रही है. सो लाइट एनर्जी हमको कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से. एंड ये सनलाइट को किसके अंदर बदला जा रहा है? फूड के अंदर, राइट. सो फूड के अंदर कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होती है? केमिकल एनर्जी. इसलिए हम लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है. सो दिस प्रोसेस प्राइमरली अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल्स. सो नाउ बच्चों, ये प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है? प्राइमरली ये प्रोसेस हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये हमको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है. सो ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल होता है हमारे सेल के अंदर. एंड इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोफिल. सो नाउ बच्चों, ये ग्रीन पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है हमारे प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाने के लिए. एंड ऑल्सो इस ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का एक और बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि ये क्या करता है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करवाता है. इसी की वजह से प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी को कैप्चर कर पाते हैं. सो ना बच्चों, हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक इक्वेशन है जिससे हम फोटोसिंथेसिस को समराइज कर सकते हैं. एंड ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमको वाटर चाहिए, एंड इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए? सनलाइट. नाउ बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने एक ग्रीन पिगमेंट के बारे में पढ़ा जिसका नाम क्या था? क्लोरोफिल. एंड हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स जो है वो सनलाइट को कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे, उनको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे. सो इसलिए हमको 4 रॉ मटेरियल्स चाहिए. वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. एंड इन चारों चीजों की वजह से प्लांट क्या करेगा? वो हमको बनाकर देगा ग्लूकोज. एंड इसके साथ साथ एक और गैस रिलीज होगी जिसका नाम क्या है? ऑक्सीजन, जो कि हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो नाउ बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वी हैव CO2, वाटर का H2O, ग्लूकोज का C6H12O6 एंड ऑक्सीजन का O2. सो आप सब लोगों को इनके ये फॉर्मूलाज जो है वो भी याद होने चाहिए. बट आप लोगों के लिए एक डाउट होगा कि मैम ये CO2 के सामने 6 क्यों लिखा है? H2O के सामने 6 क्यों लिखा है? क्या हमको हमेशा कहीं पे भी H2O लिखना होगा तो हम उसके सामने 6 ही लिखेंगे? नहीं बच्चों, यहाँ पर जो ये नंबर्स लिख रखे हैं 6CO2, 6H2O, ये सब क्या है? हमने हमारी ओवरऑल इक्वेशन को बैलेंस किया है. बट बैलेंसिंग अभी आप लोगों को नहीं सीखनी है. सो आप लोगों को एज इट इज इस इक्वेशन को याद करना है. एंड बैलेंसिंग आप लोग अपनी हायर क्लासेस में सीखोगे. बट हमेशा H2O के लिए हम लोग 6 नहीं यूज करते हैं. अगर हमको कहीं पे बोला है कि पानी का फॉर्मूला लिख कर दो, वाटर का फॉर्मूला लिख कर दो, तो हम लोग H2O ही लिखेंगे, राइट. सो नाउ next we have thought shower. How would a significant reduction in plant life due to climate change affect the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere? What might be the consequence of this change on other living organisms dependent on photosynthesis? So now बच्चों, हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि किस तरह से अगर प्लांट लाइफ में रिडक्शन होगा तो हमारा क्लाइमेट चेंज जो है वो इफेक्ट हो जाएगा. बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरीके से इफेक्ट होंगे. सो नाउ बच्चों, हम सबको पता है प्लांट्स क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं. सो सोचो अगर प्लांट लाइफ कम हो जाएगी तो इसका मतलब हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला कोई नहीं होगा. सो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा. सो नाउ हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो कि फोटोसिंथेसिस पे डिपेंडेंट है. सो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनको खाने को नहीं मिलेगा. सो वो अब क्या करेंगे? वो बेचारे तो भूखे रह जाएंगे एंड अल्टीमेटली उन लोगों की भी डेथ हो जाएगी.
नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव हैंड्स ऑन लर्निंग एंड यहाँ पर हमको क्या डिमॉन्स्ट्रेट करना है, हमारा एम क्या है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ हेल्दी लीफ। सो अब हम लोग क्या डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि एक हेल्दी लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो मटेरियल्स क्या चाहिए हमको, ग्रीन लीफ, अल्कोहल, burner, test tube, beaker stand, forceps, water and iodine solution। सो ना बच्चों, अब मेथड क्या है हमारा, हम लोग सबसे पहले लेने वाले हैं एक ग्रीन लीफ और उसको डालेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी अल्कोहल प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग प्लेस करेंगे टेस्ट ट्यूब को विद द लीफ इन बीकर फिल्ड विद वाटर एंड इसके बाद हम लोग हमारे टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर भरने वाले हैं और हमारी लीफ को वहां पर रखने वाले हैं। सो कीप द कंप्लीट सेटअप ओवर द बर्नर एंड लेट इट बॉयल टिल ऑल द क्लोरोफिल इज रिमूव फ्रॉम द लीफ। एंड इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हम बर्नर को ऑन करेंगे एंड तब तक उसको बॉयल करते रहेंगे जब तक हमारी लीफ से सारा का सारा क्लोरोफिल ना चला जाए। इट मीन्स, अच्छा अब हमको पता कैसे चलेगा कि क्लोरोफिल चला गया, जब तक हमारा ग्रीन कलर जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर ना हो जाए। इसके बाद हम लोग फोर्सेप्स का यूज करके केयरफुली लीफ को बाहर निकालेंगे, उसको वॉश करेंगे एंड उसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। इसके बाद हमें देखने को क्या मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा, यू विल सी ओनली द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक व्हाइल द नॉन ग्रीन पोर्शन डज नॉट चेंज। सो बच्चों, अब हम जैसे ही हमारी लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा कि हमारी लीफ के अंदर जो ग्रीन पोर्शन है ना, खाली उसी के अंदर कलर चेंज आ रहा है, खाली वो ही ब्लू ब्लैक हो रहा है, बट नॉन ग्रीन पार्ट जो है वो क्या हो चुका है, वो एकदम सेम रह पा रहा है। कंक्लूजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टार्च प्रेजेंट होता है खाली ग्रीन एरियाज ऑफ लीफ में। Thus हम लोग ये बोल सकते हैं only green leaves they can photosynthesize and make food। नाउ बच्चों, नेक्स्ट वी हैव मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी हम लोगों ने कुछ कुछ मटेरियल्स की बात करी थी, राइट? अब हम लोग उन्हीं मटेरियल्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, वाटर एंड मिनरल्स। सो द वाटर एंड मिनरल्स नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट रूट। सो बच्चों, हमारे प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर एंड मिनरल्स चाहिए। सो ये वाटर प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन कर पा रहा है, वो ये सॉइल से एब्सॉर्ब कर पा रहा है थ्रू द रूट्स। सो वंस एब्सॉर्ब दीज न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स। सो नाउ बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आ गया है। हमारे वाटर को रूट्स ने एब्सॉर्ब तो कर लिया, अब इस रूट से इस वाटर को लीव्स तक कौन लेकर जाता है, एक ट्रांसपोर्टिंग चैनल जिसका नाम क्या होता है, जाइलम वेसल्स। So these vessels functions like pipes, extend throughout the roots, stem, branches and leaves. They make a continuous pathway that allows water and minerals to reach the leaves efficiently। सो ना बच्चों, यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये जाइलम वेसल्स जो है वो किसकी तरह होती है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है जो कि हमारे रूट से लेकर हमारे टॉप ऑफ द प्लांट तक कनेक्टेड होती है। एंड इनका काम क्या होता है कि ये वाटर और मिनरल्स को रूट से ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं हमारे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक। सो यहाँ पर इस पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पर ये एक चैनल है एंड ये एक चैनल कैसा है, ये एकदम किसकी तरह है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर की तरह है जिसको हम लोग जाइलम वेसल्स बोल रहे हैं। सो रूट से वाटर एंड मिनरल्स एब्सॉर्ब होंगे, ऊपर कौन लेकर जाएगा, जाइलम वेसल्स। नाउ बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज टेकन इन एंड द ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। सो नाउ बच्चों, होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट है, सो इस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है उसको प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं एंड देन वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं जैसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है। बट ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो कैसे पा रहा है, प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, प्लांट्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर रहे हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। सो प्लांट्स के लोअर सरफेस पे, अंडर साइड सरफेस पे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा हैंड जो है वो लीफ है, सो इसका एक अपर साइड है एंड एक लोअर साइड है। सो लीफ के लोअर साइड पे हमारे पास कुछ स्मॉल होल्स होते हैं, टाइनी ओपनिंग्स होती है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। एंड स्टोमेटास के थ्रू ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पाता है। सो नाउ बच्चों, स्टोमेटा का सिंगुलर मीनिंग क्या, सिंगुलर वर्ड क्या है, स्टोमा। सो
अब ये जो स्टोमेटाज है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये अंडर साइड पे प्रेजेंट होते हैं हमारे लीव्स के। सो द स्टोमा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स एंड सेवरल एपिडर्मल सेल्स। सो नाउ अब जो ये स्टोमा है, सो बच्चों ये आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास एक टाइनी ओपनिंग है, राइट। बट इस टाइनी ओपनिंग के पास हम लोगों को कुछ एक राजमा जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक बीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। सो नाउ बच्चों मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ कि हम लोग गार्ड सेल्स किनको कह रहे हैं। सो ये पोर्शन जो हम हाईलाइट कर रहे हैं इनको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल्स। सो ये गार्ड सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही रेगुलेट करते हैं हमारे स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजनिंग को। सो बच्चों होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप मानो कि मेरे जो ये हाथ है ये क्या है, ये गार्ड सेल्स है एंड इनके बीच में जो हमको ये स्पेस दिख रहा है ये स्टोमेटा है। सो अभी ये स्टोमेटा जो है वो क्या है, ये ओपन है, राइट। एंड ये ओपन क्यों है, क्योंकि हमारे इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है, ये स्वेल्ड अप है, तभी इनके अंदर क्या है, ये स्टोमेटा खुला हुआ है। बट जैसे ही इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर लूज हो जाएगा तो ये धीरे धीरे करके श्रिंक हो गए। एंड देखो जैसे ये श्रिंक हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो रहा है, राइट। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि गार्ड सेल्स जो है वो रेगुलेट कर रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा को। एंड कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, गार्ड सेल्स श्रिंक होते हैं सो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, गार्ड सेल्स स्वेल होते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। सो नाउ Here we have hands-on learning too. So हमारा यहाँ पर एम क्या है कि हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड ये हम कैसे करने वाले हैं, हमें इसके लिए मटेरियल चाहिए, एक पॉटेड प्लांट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कॉनिकल फ्लास्क विद अ स्प्लिट कॉर्क, आयोडीन सॉल्यूशन एंड अ ड्रॉपर। सो अब हमारा मेथड क्या है, हम लोग प्लेस करेंगे स्पॉटेड प्लांट को इनसाइड अ डार्क रूम कुछ घंटों के लिए एंड हम इसको पानी भी देंगे। अब इसके बाद हम लोग फिल करने वाले हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कोनिकल फ्लास्क के अंदर एंड इसके बाद हम लोग एब्जॉर्ब करवाएंगे। ये क्या करेगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग प्लेस करेंगे एक लीफ को फ्लास्क के अंदर एंड उसको बंद कर देंगे, कॉक कर देंगे। सो इस तरीके से हमारा जो इंटायर अरेंजमेंट है वो कहाँ पर होगा, सनलाइट में। एंड कुछ टाइम बाद हम लोग टेस्ट करेंगे लीफ को जो कि कोनिकल फ्लास्क के अंदर है कि क्या वहां पर कोई भी स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। एंड ये हम कैसे कर सकते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करके। सो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि लीफ जो हमने कोनिकल फ्लास्क के अंदर रख रखी है वो ब्लू ब्लैक नहीं हो रही, वेयर एज जो अदर लीव्स है वो ब्लू ब्लैक टर्न हो गई है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे पास सेटअप है। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, नीचे हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, एक लीफ को हमने फ्लास्क के अंदर डाला एंड उसको बंद कर दिया, वेयर एज जो अदर लीव्स है वो अभी भी ओपन है हमारे एयर के पास। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आता है कि लीव्स जो फ्लास्क के अंदर है वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोगों ने बाकी तो सब कुछ दे रखा है, उसके पास वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, बस एक चीज नहीं है एंड वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस कार्बन डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया जिसकी वजह से इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाया एंड ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाई। नाउ बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास, क्लोरोफिल। सो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि हमारे सेल के अंदर क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। एंड इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। सो नाउ बच्चों क्लोरोफिल जो है ये मोस्टली हर ग्रीन प्लांट के पास प्रेजेंट होता है। एंड इस क्लोरोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, सबसे पहला तो कि ये प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाएगा, सेकेंड कि ये क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करवाता है, उसको कैप्चर करवाता है। सो ये एनर्जी, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो नाउ बच्चों अब ये एनर्जी जो ये सोलर एनर्जी हमारा क्लोरोफिल ट्रैप कर पा रहा है, एब्जॉर्ब कर पा रहा है, इसको क्या करा जाता है, इसको यूज करा जाता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हो सके। नाउ बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सनलाइट। सो सनलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए क्योंकि तभी फोटोसिंथेसिस खाली दिन के टाइम हो पाता है, रात में नहीं हो पाता। सो फोटोसिंथेसिस जो है वो खाली कब होगा, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी। सो इस प्रोसेस के अंदर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सन सोलर एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी जो कि हमारे फूड के अंदर है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव थॉट शावर। कैन प्लांट्स यूज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, एग्जांपल ट्यूब लाइट फॉर प्रिपेयरिंग फूड। सो यस बच्चों प्लांट
प्लांट्स जो है वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट को भी यूज कर सकते हैं, बट आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट उनको इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं दे पाएगी जितनी कि एक सोलर एनर्जी दे पाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके सामने, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी के सामने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म ना कर पाए, वो तब भी परफॉर्म करेंगे। Now students, here we have brush up session 1. So we have named the following. First is the process by which plants convert sunlight into chemical energy to produce their food. And इस process का नाम क्या होता है? This is photosynthesis. So बच्चों आप सब लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हो? Photosynthesis. Right? देन नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा जा रहा है हमसे? हमको बोला गया है द ओपनिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स थ्रू व्हिच कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। सो उन ओपनिंग्स का नाम क्या होता है? उनको बोला जाता है स्टोमेटा। आई होप आप सब लोगों को ये सारे आंसर्स आते होंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है द टाइप ऑफ शुगर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो किस तरीके की शुगर जो है वो प्रोड्यूस करी जाती है फोटोसिंथेसिस के अंदर? द नेम इज ग्लूकोज। ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है द सेल ऑर्गेनेल्स इन विच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट सेल्स। सो कौन से सेल ऑर्गेनेल के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो हो पा रहा होता है? हम लोगों ने देखा कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, एंड वहीं पे हमारा फोटोसिंथेसिस जो है वो हो पाता है। सो वी आर गोइंग टू राइट क्लोरोप्लास्ट। देन बच्चों नेक्स्ट हमसे बोला गया द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस तरीके के न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Right, chalo. Now next we have the carbohydrates stored in plant as an energy reserve. So now बच्चों हम लोग यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं कि हमारे प्लांट के अंदर जो खाना बन रहा है वो क्या है? ग्लूकोज, राइट? बट अब जब हमारा ग्लूकोज प्लांट बहुत ज्यादा बना देता है, तो इसको तो क्या करेगा? उसको वो स्टोर करवाएगा। अगर उसको इतना सारा ग्लूकोज नहीं खाना तो वो उसको स्टोर करेगा कि उसको जब रात को भूख लगेगी तब वो उस कार्बोहाइड्रेट को खा सकता है, उस ग्लूकोज को खा सकता है। बट अब वो उसको स्टोर किस फॉर्म में करता है? सो हमारा प्लांट जो ग्लूकोज बनाता है उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। So now students, this completes our autotrophic mode of nutrition. Now students, next we have heterotrophic mode of nutrition. So the heterotrophic mode of nutrition is a process by which certain plants and all animals obtain nutrients by relying on other organisms. तो बच्चों हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कुछ प्लांट्स एंड सारे के सारे एनिमल्स जो है वो अपना खाना कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म से। सो unlike most plants that use photosynthesis to produce their own food, heterotrophic plants are unable to synthesize their own nutrients. Instead, they depend on other living organisms for their survival. So now बच्चों अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि plants जो है वो autotrophic mode of nutrition कर रहे हैं, वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, बट हमारे पास कुछ plants होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, एंड सारे के सारे animals वो तो अपना खाना बना ही नहीं पाते, वो दूसरे organisms पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। सो नाउ अब हम कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। So first of all, we have parasitic nutrition. So parasitic nutrition is a special way in which some plants obtain nutrients from other living plants. So parasitic nutrition ये कैसा न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं? वो अपना खाना जो है वो दूसरे लिविंग प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। सो अनलाइक मोस्ट प्लांट्स वो क्या करते हैं? वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, बट पैरासिटिक प्लांट्स जो है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। सो यहाँ पे क्या लिखा है? पैरासिटिक प्लांट्स डिपेंड ऑन देयर होस्ट टू सर्वाइव। सो जिस प्लांट के ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं उन प्लांट्स को क्या बोला जाता है? होस्ट। So they have unique features that allow them to attach to their host and draw out water and nutrients. So बच्चों अब इन parasitic plants के पास ना कुछ special features होते हैं, और इन special features से वो क्या कर सकते हैं? अपने आप को attach कर सकते हैं host plant के साथ, and वहां से water and nutrients को बाहर ले सकते हैं, अपने अंदर absorb करवा सकते हैं। इनका example क्या है हमारे पास? कसकटा, जिसको हम एक डॉडर प्लांट भी बोलते हैं। सो कसकटा एक पैरासाइट होता है।
जो कि क्या करता है, अपने आप को अपने होस्ट प्लांट के आसपास रैप कर लेता है पूरे तरीके से। एंड अब वो अपने होस्ट प्लांट से ही क्या करता है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है। सो हमारे पास है रेफ्लेशिया is known for its large smelly flower and it relies entirely on a host vine for nutrients. So now बच्चों, इसके अलावा हमारे पास एक और फ्लावर है, एक और प्लांट है जिसका नाम क्या है, रेफ्लेशिया। एंड इस रेफ्लेशिया के फ्लावर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं एंड स्मेली फ्लावर्स होते हैं। सो ये लोग भी किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वाइन प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। Then Rafflesia is found in forests of Malaysia. This plant has the biggest and heaviest flowers. It grows up to 1 meter wide and weighs about 10 kgs. So बच्चों, ये जो रेफ्लेशिया फ्लावर है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, मलेशिया के अंदर। और ये फ्लावर सबसे बिगेस्ट फ्लावर है और हेवीएस्ट फ्लावर है। ये 1 मीटर वाइड तक बड़ा है एंड इसका वेट 10 kg तक भी होता है। सो आप लोग यहाँ पर इन पिक्चर्स में भी देख सकते हो, हमारे पास कसकटा प्लांट है। सो जो ये येलो कलर के प्लांट हमको दिख रहे हैं ये कसकटा है। एंड सी ये किस तरीके से अपने होस्ट प्लांट के ऊपर पूरी तरीके से रैप्ड अप है। देन वी हैव रेफ्लेशिया एंड मिस्टलोट। नाउ another example of parasitic plant is mistletoe has green leaves. So इनके पास green leaves है, ये क्या करते हैं, it attaches to trees and shrubs and absorbs water and nutrients from them. So हमारे पास जो ये mistletoe plant है ये क्या करता है, ये green color की leaves है इसके पास, but ये अपने आप को trees और shrubs के साथ attach कर लेता है and ये वहीं से water and nutrients को absorb करवाता है। So despite having green leaves, Mistalote's chlorophyll is insufficient to carry out photosynthesis, so it depends on its host for survival. Its roots penetrate into host tree's bark to fulfill its needs. So now बच्चों, अब मिस्टेलोट्स जो है उनकी लीव्स आप हम लोगों को ग्रीन तो दिखती है, so इसका मतलब उनके अंदर क्लोरोफिल है, बट उनका क्लोरोफिल बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट होता है। उनके क्लोरोफिल का जो क्वांटिटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते एंड ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। So now बच्चों, here we have pick up more. So both Cuscuta and Rafflesia lack chlorophyll and cannot perform photosynthesis. Cuscuta obtains nutrients and water from its host using hostoria that penetrates host tissue. Similarly, Rafflesia depends completely on its host plant with a hidden structure that extracts nutrients while only its large distinctive flower appears above ground. So now बच्चों, दोनों ही Cuscuta और Rafflesia इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, बट ये लोग जो है वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं कर पाते। सो ये क्या करते हैं, ये टोटली अपने होस्ट प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, जिनसे ये लोग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। Now, बच्चों, next we have saprotrophic plants. So, the mode of nutrition in which organisms take in nutrients in the form of dissolved nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. So, बच्चों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, saprotrophic nutrition के अंदर क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, ये लोग पहले ही अपने फूड को अपनी बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन कर देते हैं। यानी कि यूजुअली एनिमल्स क्या करते हैं, वो फूड पहले अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं, देन उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। बट सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपने बॉडी के बाहर ही न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड इन न्यूट्रिएंट्स को ये डिसॉल्व फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स ये लेते कहाँ से है, ये कौन से न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं अपनी बॉडी के बाहर, सो जितना भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है ये वहां पर ग्रो करते हैं। सो प्लांट्स विच एग्जिबिट सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनको क्या बोला जाता है, सैप्रोट्रॉफ्स। एंड इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो हम बहुत अच्छे से खाते हैं, वो क्या है, हमारे पास होता है फंगी लाइक मोल्स एंड हमारा फेवरेट मशरूम एंड यीस्ट। ये क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रीट करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूशन में, देन ये उससे अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सो बच्चों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है मशरूम। सो हम लोगों ने इस चीज को नोटिस करा होगा कि मशरूम्स जो है वो कहाँ पर ग्रो करती है, जहां पर हमको थोड़ा डेड एंड डिकेइंग मैटर देखने को मिलता है, सड़ी गली चीजें देखने को मिलती है, राइट। सो अब ये मशरूम्स करती क्या है, ये मशरूम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करती है। ये अपनी बॉडी के अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को बाहर निकालती है एंड ये डाइजेस्टिव जूसेस इन डेड एंड डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं इनकी बॉडी के बाहर ही। अब उसके बाद ये डाइजेस्टिव जूसेस ने जब डेड एंड डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन किया, ये सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हुए और अब ये इनको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या है, सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स का, वी हैव मशरूम। ना बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैंड ऑन लर्निंग। सो हमारा एम क्या है, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगीज के अंदर।
सो मटेरियल्स चाहिए हमको पीस ऑफ ब्रेड, वाटर, माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। मेथड क्या है हमारे लिए, हमको एक पीस ऑफ ब्रेड लेना है, उसको मॉइस्ट करना है वाटर के साथ एंड उसको हमको मॉइस्ट ही छोड़ देना है एंड उसको हम जैसे ही एक वार्म प्लेस में रखेंगे 2-3 दिन तक, तो हमको उसके ऊपर कुछ फ्लफी पैचेस देखने को मिलते हैं, राइट, कुछ ग्रीन ग्रीन पैचेस देखने को मिलते हैं। सो ऑब्जर्वेशन क्या है कि कॉटन लाइक थ्रेड्स जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं पीस ऑफ ब्रेड के अंदर एंड इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है फंगी। कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि फंगी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को ब्रेड से एंड ग्रो हो जाते हैं अच्छे से ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशंस के अंदर। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या फिर इनको हम कार्निवोरस प्लांट्स भी बोलते हैं, इनके पास क्या है स्पेशल अडेप्टेशन है जिसकी वजह से ये अलाउ करते हैं अपने आप को कि ये कैच कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं इंसेक्ट्स को और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। सो बच्चों आप लोगों ने पिक्चर प्लांट के बारे में जरूर सुना होगा, राइट, या फिर कभी देखा होगा। सो ये पिक्चर प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स जैसे इनके अंदर आते हैं अपने फटाफट से अपनी लीव्स को बंद कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं एंड उन्हीं इंसेक्ट से थ्रू ये क्या करते हैं न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। सो अनलाइक मोस्ट प्लांट्स जो कि अपने न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ऑब्टेन करते हैं, ये प्लांट्स कहाँ रहते हैं, ये ऐसी सॉइल में रहते हैं जहां पर पुअर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जहां पर न्यूट्रिएंट्स इतने ज्यादा नहीं होते। सो अब इसलिए क्या करते हैं ये डिफरेंट मेथड को यूज करते हैं, जैसे कि ये ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को एंड देन उसके बाद ये उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड उसके अंदर से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। पर्टिकुलरली नाइट्रोजन इनको चाहिए होता है इनकी ग्रोथ के लिए। सो ये प्लांट्स यूजुअली ग्रीन ही होते हैं, सो दे कैन मेक देयर ओन फूड बट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोटीन्स दे कैन नॉट गेट नाइट्रोजन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। द इंसेक्ट ऑन विच दे फीड फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। सुना बच्चों, अब ये प्लांट्स जो है वो ग्रीन है, सो इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, बट इनको प्रोटीन्स बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो क्या है, नाइट्रोजन। एंड ये लोग ग्रो करते हैं नाइट्रोजन पुअर सॉइल के अंदर। सो इनको ये नाइट्रोजन कहाँ से मिल पाता है, जिन इंसेक्ट्स को ये ट्रैप करते हैं ये उनके अंदर से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो पिक्चर प्लांट्स की जो लीव्स है वो मॉडिफाई हो गई है किस शेप के अंदर, पिक्चर के फॉर्म, पिक्चर शेप के अंदर, जिसमें हमको दिखता है कि टॉप लीव जो है वो कैसा होता है, लिड होता है, ओपन तरीके का होता है और नीचे आते आते ये कैसा होने लग जाता है, डाउन फॉर्म जो है वो बना देता है। सो इनसाइड द पिक्चर हम लोगों को हेयर देखने को मिलते हैं जो कि नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं एंड जैसे ही एक इंसेक्ट एक पिक्चर के ऊपर बैठता है सो ये लिड फटाफट से क्लोज हो जाती है एंड उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती है। देन उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करती है अपने डाइजेस्टिव जूसेस से एंड उसके अंदर से जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती है। Now, Bachcho, here we have thought shower. So, in a garden with poor soil nutrients, how might adding Venus flytraps, pitcher plants, and bladderworts impact plant health and soil fertility? So now, बच्चों हमको बोला जा रहा है कि एक जगह ना हमारे पास पुअर सॉइल न्यूट्रिएंट है, तो अगर हम वहां पर वीनस फ्लाई ट्रैप या फिर पिक्चर प्लांट ऐसे प्लांट्स ग्रो करेंगे तो सॉइल का क्या होगा। सो हम लोगों ने अभी देखा कि पिक्चर प्लांट क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपना प्रोटीन, अपना नाइट्रोजन और ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इन प्लांट्स को वहां पर ग्रो करेंगे सो ये क्या करेंगे, ये उस सॉइल के अंदर, उस पुअर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर देंगे। Now बच्चों नेक्स्ट वी हैव सिम्बायोटिक प्लांट्स। सो सिम्बायोसिस क्या है, ये क्लोज एंड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, बट ये किसके बीच में होती है, ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में होती है। सो वेयर बोथ द ऑर्गेनिजम्स, दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को इन रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा फायदा होता है। सो इस रिलेशनशिप में होता क्या है, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर कॉल्ड सिम्बायोटेंट। सो जो भी दो ऑर्गेनिजम्स हमको इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व दिखते हैं उनको बोला जाता है सिम्बायोटेंट्स। एंड सम प्लांट्स हैव डेवलप्ड सच बेनिफिशियल पार्टनरशिप टू सपोर्ट देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सो बच्चों प्लांट्स इस तरीके की रिलेशनशिप डेवलप ही क्यों करते हैं, ताकि वो अपनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सके, अपने सर्वाइवल को सपोर्ट कर सके। हमारे पास एग्जांपल है माइकोर्जियल फंगी का, जो कि एक सिम्बायोटेंट है। एंड ये फंगी क्या करती है, ये अपने आप को अटैच कर लेती है प्लांट्स रूट के साथ, जिससे कि ये क्या करते हैं, ये एनहांस कर देते हैं प्लांट की एबिलिटी को कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को बहुत अच्छे से। वाइल प्लांट इस फंगी को क्या प्रोवाइड करता है, वो इनको शुगर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो सी यहाँ पे दोनों ही सिम्बायोटेंट्स का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। रूट्स बहुत इजीली वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पा रही हैं एंड इस फंगी को जो है वो शुगर मिल रहा है, फूड मिल रहा है इसकी ग्रोथ के लिए। सो क्लासिक एग्जांपल क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का, वो होता है लिचेंस का। सो लिचेंस जो है वो एक्चुअली इनके पास दो डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एल्गे एंड फंगस। एंड ये
एल्गे एंड फंगस जो है वो साथ में रह रहे होते हैं। सो एल्गे के पास क्या होता है, क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल है तो वो अपना खाना खुद बनाएगा। और फंगस क्या करता है, फंगस इस एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करवाता है, मिनरल्स देता है। सो इन रिटर्न एल्गे इस फंगस को क्या दे रही है, फूड दे रही है। सो ना बच्चों, हियर वी हैव पिकअप मोर। सो लिचेंस जो है वो हाईली अडेप्टेबल होते हैं एंड इवन ये हार्श कंडीशंस को भी सर्वाइव कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, making them important indicators of environmental health and climate change. Their ability to grow in challenging environments and their sensitivity to air quality contribute significantly to ecological studies. So बच्चों, इन lichens की स्टडी को कर कर हम इन lichens की स्टडी कर कर हम लोग जो है वो डिफरेंट environmental situations के बारे में भी आइडिया लगा सकते हैं। So now बच्चों, here we have rhizobium. So rhizobium helps in replenishing the soil. So बच्चों, क्या आपने कभी देखा है कि फार्मर्स क्या करते हैं, वो अपने सॉइल के अंदर मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड ऑन करते हैं, राइट? सो वो लोग क्यों डालते हैं अपने सॉइल के अंदर मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स को? ताकि वो अपनी सॉइल को न्यूट्रिएंट से फिल कर पाए, उनकी सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाए। सो प्लांट्स क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, एंड स्पेशली प्लांट्स नाइट्रोजन चाहते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपने सॉइल के अंदर, जिसको वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, वो हमारे सॉइल के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना कम होती जाती है। सो फर्टिलाइजर्स और मेन्योर्स जो है उनके अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड उनके अंदर नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, और इन न्यूट्रिएंट्स को डाला जाता है टाइम टू टाइम ताकि सॉइल जो है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। Although lot of nitrogen is available in the atmosphere. अब आप लोग ये सोच रहे होगे हमारे एटमॉस्फेयर में भी तो नाइट्रोजन है, सो प्लांट्स उनको क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर लेते, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है। तो बच्चों, होता क्या है, प्लांट्स जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उनको नाइट्रोजन कैसे चाहिए होता है, उनको सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है। एंड इस सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन को कौन कन्वर्ट करके देता है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। सो राइजोबियम जो है वो कहाँ होता है, वो हमारे प्लांट के रूट नोड्यूल्स, जैसे कि हमारे पास लेग्यूम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम, मूंग, इनके रूट्स पे हमको राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया सॉइल के अंदर हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि हमारे प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब कर पाए। सो राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए बदले में प्लांट उसको क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। सो यहाँ पर दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को इन रिलेशनशिप से फायदा हो रहा है, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल रहा है एंड राइजोबियम को फूड मिल रहा है। So fields in which leguminous plants are grown time to time do not need addition of nitrogenous fertilizer. So बच्चों, अब अगर फार्मर्स को क्या करना होता है, उनको अपनी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन डालना होता है ना, तो वो अपनी फील्ड के अंदर लेग्यूम्स ग्रो करने लग जाते हैं, सो दैट उनको फर्टिलाइजर डालने की जरूरत ना पड़े एंड उनके सॉइल के अंदर नाइट्रोजन जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाए विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। So now बच्चों, here we have pick up more. So fungi, इनके पॉजिटिव इफेक्ट भी है एंड नेगेटिव इफेक्ट भी है। So कुछ फंगी जैसे कि यीस्ट एंड मशरूम, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। हाउएवर कुछ अदर फंगी क्या कर सकते हैं, प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं, एनिमल्स को हार्म कर सकते हैं, ह्यूमंस को हार्म कर सकते हैं। सो एडिशनली सम फंगी, इनको हम लोग यूज करते हैं मेडिसिन के भी अंदर। ना बच्चों, हियर वी हैव रैप अप। सो हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सबको फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी को हेल्दी रख पाए। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल का यूज करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज आउट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे, एंड ये ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कुछ प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं एंड उनको क्या बोला जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स। देन हमारे पास कुछ प्लांट्स है, कसकटा, ये सब क्या है, ये पैरासाइट है जो कि अपना खाना होस्ट प्लांट से डिराइव करते हैं। एंड देन वी हैव फंगी, जो कि अपना फूड जो है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से फाइंड आउट करते हैं, इनको सैप्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। इसका कॉमन एग्जांपल हमारे पास है मशरूम। So now बच्चों, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions, assertion reasoning, case study and prescribed questions. So I want you all to complete this exercise and this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter बहुत अच्छे से समझ आया होगा. And now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.